जय हिंद दोस्तों। तो हमने कल की वीडियो में बात किया था कि जो इतिहास है, इतिहास का जो नेम है वो कैसे पड़ा, मतलब कि किन दो वर्ड को मिला के बना है इतिहास। और इसके साथ ही हमने बात किया कि जो भारत का नाम है ये भारत क्यों पड़ा, मतलब भारत के जो कई और नाम जैसे हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो इन सब नामों को मतलब किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक नाम मिला है, किसने क्या क्या कह के बुलाया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्रोत है इतिहास को जानने का, जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं, जैसे साहित्य के रूप में कैसे, और जैसे पुरातात्विक जो स्रोत है वो कौन से हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। मानव के उद्भव के बारे में हमने पढ़ा कि जो मानव का जो उद्भव था एक क्रमिक रूप से कैसे हुआ, कैसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर होमो हैबिलिस, फिर इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस, एक प्रॉपर तरीके से हमने सीक्वेंस में पढ़ा। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि जो समस्त इतिहास है इसको किस तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उसके बाद हमने बीसी या फिर बीसीई कह सकते हो, एडी या इसको हमने इसका फुल फॉर्म पढ़ा और हमें कैसे पता लगाएगा कि ये एडी कब था और बीसी या फिर बीसीई कब था, बिफोर क्रिस्ट कॉमन एरा जो कह लो। इसका जो था एडी को सीई भी बोलते हैं, इसे कॉमन एरा, और बीसी को बिफोर क्रिस्ट या फिर बीसीई को बिफोर क्रिस्ट एरा। तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने एक टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में कि जो पाषाण काल है इसको किस तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पूरा पाषाण काल है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। उसके बाद मध्य पाषाण काल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेसोलिथिक एज। उत्तर पाषाण काल जिसको नियोलिथिक एज बोला जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पूरा पाषाण काल के बारे में कि जो पूरा पाषाण काल है यानी कि पैलियोलिथिक एज, इसका नाम सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक एज है ये 2 वर्ड को मिला के बना है। जैसे कि यूनानी भाषा में पेलोस और प्राचीन एवं लिथोस पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इन्हीं शब्दों के आधार पर पाषाण काल जो शब्द है वो बना है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो ये पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है या फिर पैलियोलिथिक एज का हो गया इंग्लिश में, तो इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, शिकार या फिर कह सकते हो आखेटक संग्राहक, यानी कि जो ये आखेटक करते थे यानी कि शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे, खाद्य संग्रह काल के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो जो पैलियोलिथिक एज है उसको किस नाम से और जाना जाता है, खाद्य संग्रह काल के नाम से जाना जाता है। अब हम इस काल में देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो ये पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे जो हमें प्रॉपर है अवशेष वो हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि जो शारीरिक अवशेष थे वो प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिले, तो हम थोड़ा मतलब मुश्किल होता है पता लगाना उस टाइम के बारे में। लेकिन हाँ, हमें मद्रास में 1863 में कुछ अवशेष मिले, जैसे कि पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंड एक्स, वो मिले हैं, जिससे हमें ये पता चला कि उस टाइम के जो लोग थे वो पत्थरों का उपयोग करते थे। अब जैसे वो शिकार करने के लिए उपयोग करते हो या फिर किसी भी तरीके से उन्होंने उपयोग किया था, एक कुल्हाड़ी हमें एक उपकरण मिला है जो कि मद्रास में मिला है 1863 में। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे आग का आविष्कार हो तो चुका था, लेकिन उसका यूज करना उनको नहीं आता था। और उस टाइम पे के जो लोग थे वो क्लॉथ का यूज नहीं करते थे, यानी कि कपड़ों का यूज नहीं करते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो बहुत सारी चीज़ों से अज्ञान थे, उनको पता नहीं था, चीज़ों को समझते नहीं थे। और हाँ, जैसे खाना बनाना मतलब इस टाइप का कुछ भी नहीं था, वो शिकार करते थे, उनका प्रॉपर अपना घर नहीं था, कोई खेती नहीं होती थी वहाँ पे, मतलब एक जीवन शैली जो होता है ना वो ऐसा नहीं था वहाँ पे, ना तो उनका घर था, ना वो कुछ पशुपालन करते थे, कुछ भी इस तरीके से उस काल में ऐसा नहीं हुआ था। बस इतना पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। आग का प्रयोग तो किया था, आग का आविष्कार तो किया था, लेकिन उसका प्रयोग उनको करना नहीं आता था, उन चीज़ों से परिचित नहीं थे। और हाँ, अगर हम बात करें कि आग का जो आविष्कार है वो कैसे हुआ, तो जैसे एक कहानी है, लोग ऐसे मतलब कहा जाता है कि मतलब कहानी है कि जो आदि मानव थे वो ऐसे बैठे हुए थे
और उन्होंने हाथ में पत्थर ले रखा था और ऐसे पत्थर एक दूसरे पत्थर पे फेंक रहे थे। तो जैसे उन्होंने पत्थरों को फेंका तो जो पत्थर है आपस में एक चिंगारी का रूप ले लिया। तो वो लोग बहुत ही डर गए कि मतलब ये क्या चीज है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब एक पत्थर, एक स्टोन दूसरे से टकराता है तो मतलब वो जो होता है घर्षण का कारण बनता है, उससे हीट रिलीज हो जाती है। आपने साइंस में ये पढ़ा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे आग का तो आविष्कार हुआ था, लेकिन उनका उपयोग करना उनको नहीं आता था। हाँ, पत्थर का उपयोग हुआ था, इसलिए इसको हम स्टोन एज भी कह सकते हैं, क्योंकि पत्थर का उपयोग वहां पे हो रहा था, हमें अवशेष भी मिले हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसके साथ ही पुरापाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। और हाँ, अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की कब से कब तक का था, तो ये 25 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पुरापाषाण काल के समय का माना जाता है। अब हम बात करें इसमें कि ये जो 3 थे ये कौन कौन से थे। तो पहला था निम्न पुरापाषाण काल, ये 25 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक के काल था। जो मध्य पुरापाषाण काल थे वो कौन से थे, जो 1 लाख से लेके 40,000 ईसा पूर्व का जो काल था उसको मध्य पुरापाषाण काल का नाम दिया गया। इसके साथ ही जो उच्च पुरापाषाण काल था वो 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व के काल को माना गया। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में कि जो मध्य पाषाण काल है ये कब से कब तक चलो और इस काल में क्या क्या हुआ। तो जो मध्य पाषाण काल है, जैसे हमने इंग्लिश में बात किया मेसोलिथिक एज, ये जो था 9,000 से लेके 4,000 बीसी तक, यानी कि इस 4,000 ईसा पूर्व तक था ये काल। और इस काल में जो उपकरण थे वो उस काल के, यानी कि जो पहले वाला था पुरापाषाण काल, उसके मुकाबले में जो इसके उपकरण थे ये काफी छोटे थे, जिनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। देखो, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो काफी छोटे होते थे, जिनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहते थे। और यहाँ पे हमें कुछ समाधि मिली है जो ये मध्य पाषाण काल थे। हमें वहाँ की कुछ साक्ष्यों से पता चला है, कुछ समाधि मिले जिनसे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे अंत्येष्टि का भी वो लोग उन लोगों को ज्ञान था, यानी कि जो अंत्येष्टि थे उनसे भी वो लोग परिचित थे। अब अंत्येष्टि क्या होता है, तो अंत्येष्टि का मतलब है जैसे कि जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसको दफनाया जाता है, यानी कि उसकी समाधि बनाई जाती है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है। बेसिकली हिंदू में तो जलाया ही जाता है, और बाकी जो धर्म होते हैं शायद उसमें दफनाया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियन में दफनाया जाता है और जो मुस्लिम धर्म है उसमें दफनाया जाता है। सबके अपने अपने हैं नियम है। तो उस टाइम पे यहाँ पे पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो अंत्येष्टि से परिचित थे। और ये कैसे पता चला, हमें वहाँ कुछ साक्ष्य मिले जिसमें ये था कि वहाँ पे लोगों की समाधि बनी हुई थी, तो इससे पता चलता है। फिर वहाँ पे जो मेजर जो लोग थे अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन के रूप में वो गाय, भैंस, बकरी और जो भेड़, बकरी थे, गाय थे, ये जो मेजर एनिमल्स थे, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो शिकार करते थे किसका करते थे, गाय का, भैंस का, भेड़, बकरी, जो भी भैंस वगैरह था उनका ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। यानी कहा जाए तो इनका जो टोटली जीवन था, जो लाइफ था, टोटल डिपेंड किस पे था, हंटर एंड गैदरिंग, यानी कि शिकार पे ही निर्भर था। और हाँ, ये इसमें एक थोड़ा सा चेंज आया, और ये चेंज क्या था कि जो इससे पहले वाला जो काल था, जो पुरापाषाण काल था, उसमें जो यूज करते थे कच्चे पदार्थ के रूप में वो क्या करते थे, क्वाइट जाइट यूज करते थे। लेकिन इस काल में क्या था कि जो कच्चे पदार्थ थे क्वाइट जाइट के स्थान पे इनका यूज करने लग गए, जैस्पर, एगेट, जॉर्ड, चाल, सिडनो, इन जैसे पदार्थों का ये प्रयोग करने लग गए थे। इस समय अगर हम बात करें कि जो उपकरण थे वो कहाँ पे मिले, जैसे कि यहाँ पे जो थे ये जो जैसे उसमें क्या था कि पत्थरों की कुल्हाड़ी मिले थे हमें मद्रास में।
तो इस टाइम पे पत्थरों का तो यूज करते, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे पत्थरों से कहाँ आ गए थे, लकड़ी पे आ गए थे। यानी कि अब ये लकड़ियों का यूज करते थे, वुड का यूज करते थे। अब ये वुड का यूज कैसे करते थे, तो जो तीर धनुष बनाते थे, जैसे कि धनुष है और तीर है, तो जैसे किसी को निशाना लगाने के लिए, जैसे शिकारी करने के लिए धनुष और तीर की आवश्यकता होती थी। तो इस कंडीशन में इन लोगों ने वुड का यूज ये करने लग गए थे। तो ये लकड़ियों का यूज करने लगे थे तीर धनुष बनाने के लिए। और इस समय पे जो भी उपकरण यूज किया गया था उनके जो अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, राजस्थान से, मालवा से, गुजरात, उड़ीसा, मैसूर, यहाँ पे कुछ इसके अवशेष मिले जो उस टाइम के जो उपकरण यूज किए गए थे। फिर अगर हम बात करें तो इसी मध्य पाषाण काल की ही बात करें तो मध्य पाषाण काल के जो अंतिम चरण थे, तो अंतिम चरण में हमें वहाँ पे पता चला कि जो उस टाइम के जो अंतिम चरण थे उसमें कुछ कृषि, पशुपालन, तो वहाँ के जो लोग थे कृषि के तरफ और पशुपालन की तरफ भी आकर्षित हो गए थे। इसके बाद आता है हमारा नव पाषाण काल। के नव पाषाण काल में क्या था, हाँ, नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं। अब उत्तर पाषाण काल कह लो या नव पाषाण कह लो, तो देखो नव इंग्लिश में तो वही बोलते हैं नियोलिथिक एज होता है, उत्तर को भी वही बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल को भी कि नियोलिथिक एज है। तो जो यहाँ पे उत्तर पाषाण काल है तो इसमें एक नियो शब्द यूज किया गया था, नियो यानी कि नवीन, और ये जो नवीन शब्द का ही प्रयोग हुआ जिसके कारण इसको क्या बोला गया, इस काल को नव पाषाण काल। एक तरीके से इसमें क्या था, इसको न्यू स्टोन एज भी कहा गया। और इस जो नव पाषाण काल का जो समय था इसमें काफी सारी चीजें चेंज हुई। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है नव पाषाण काल, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, बाकी जो दो काल थे उनसे इसमें काफी चीजों में बदलाव आया होगा। तो इसमें क्या था, अभी तक क्या था कि जो लोग थे इधर उधर कहीं भी रहते थे, उनका प्रॉपर घर नहीं था, जब उनको मिलता था खाने को शिकार करते थे, खा लेते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि जो लोग थे, जो इस टाइम के आदि मानव थे या जो लोग थे उस टाइम के, वो क्या करते थे, अब उन्होंने भोजन की आवश्यकता को समझा और उन्होंने भोजन को कलेक्ट करना सीख लिया था कि आगे के मतलब जैसे पहले क्या था कि अभी मिल गया तो अभी हमने खा लिया और कोई नहीं, बाद में भूख लगेगी तो मतलब जब मिलेगा तब हम खाएंगे, ऐसा था। लेकिन अब क्या हो गया नव पाषाण काल में कि नहीं, अब हमें थोड़ा सा कलेक्ट करना भी चाहिए, आवश्यकता होती है किस टाइम भूख लग जाए, कुछ इस तरीके के लिए। तो इसमें क्या था, सबसे पहले तो इन्होंने गांव बसाना स्टार्ट किया, यानी कि प्रॉपर अपना घर, एक स्थान इन्होंने बना लिया कि अभी हमें यहीं पे रहना है। अब तक क्या था कि कहीं भी घूम के रहते थे इधर उधर जंगलों में, पेड़ों पर अब क्या हुआ, नव पाषाण काल में इन्होंने प्रॉपर अपना एक गाँव बसा लिया कि अब हमें एक गाँव में रहना है। और जब गाँव बसाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो रहने के लिए खाने पीने के लिए कुछ अनाज वगैरह भी चाहिए। तो उसकी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, खेती करना आरंभ किया। जैसे कि अपने में भी पढ़ा कि जो मेसोलिथिक एज था, जो मध्य पाषाण काल था, इसके अंतिम चरण में ये लोग कहाँ आ गए थे, कृषि और पशुपालन की तरफ आकर्षित हो गए थे। तो नव पाषाण काल में भी क्या हुआ कि जैसे इसमें तो क्या हुआ, आकर्षित हुए, लेकिन नव पाषाण काल में ये लोग करने ही लग गए, खेती करने लग गए थे और इसके साथ साथ वो पशुपालन करने लग गए थे। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो एक बलूचिस्तान एक जगह है, वहां से हमें कुछ अवशेष मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पहले वहां पे कृषि की जाती थी, क्योंकि जो कुछ हमें अवशेष मिले वो खेती से संबंधित है। इसके साथ ही पशुपालन भी वहां पे होने लग गया था, उनको अब जरूरत हो गई थी कि नहीं अब करना है। फिर इसके साथ ही वो कपड़े, पहले अब तक क्या था कि वो कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जानवरों के खालों से अपने कपड़े बनाने लग गए थे, काम चलाओ कपड़े बना लेते थे, मतलब पहन लेते थे। ऐसा था कि अब वो थोड़े से पहनने लग गए थे कपड़े। और ये कपड़े बनाते कैसे थे, जानवर के जो खाल होते थे उनको निकाल के वो यूज करते थे। और हाँ, अब हमने क्या बात किया कि वो गाँव बसाने लगे। जैसे कि वो उन्होंने गाँव बसाया, जब वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और गांव भी बसा रहे हैं, मतलब सब कुछ उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो खेती कर रहे हैं तो क्या होगा, अनाज होंगे। अब जब वो अनाज होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारे अनाज एक ही बार में खा लेंगे, खा तो सकते नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को जो अनाज थे उनको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उनको नीड हुई बर्तनों की। तो कहा जाता है कि इस काल में ही सबसे पहले कुम्भकारी का भी प्रयोग किया गया, मतलब आरंभ किया
कि उनको नीड हुई कि जो अनाज है, जो उग रहे खाने पीने की चीज़ें, उनको स्टोर किया जाए और उसके लिए उनको किसकी आवश्यकता हुई? बर्तनों की आवश्यकता हो। तो इस काल में ही कुंभकारी का भी प्रारंभ होता है। तो ये था आपका नवपाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल था। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 4000 से लेके 1000 BC तक का है। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल भी था, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ अभी। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में कि जो चालकोलिथिक एज था इसमें क्या क्या हुआ था। तो देखो, जो इसमें चारकोल यानी ताम्रपाषाण, ताम्र यानी कि बोलते हैं कॉपर को, और यहाँ पे जो इस काल में हुआ ये था कि जो कॉपर और स्टोन को एक साथ ही प्रयोग किया गया था। जब कॉपर और स्टोन को इस काल में एक साथ प्रयोग किया गया तो इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया। इस काल में तांबे की खोज की गई थी और जो औजार बनाए गए थे, अभी तक हमने देखा कि पत्थर के औजार थे, तो लकड़ी के तीर धनुष थे। इस काल में क्या हुआ कि तांबे के औजार बनने लग गए थे, क्योंकि तांबे की खोज हो गई थी। जब तांबा का खोज हो ही चुका है तो फिर औजार भी तो उसी के बनेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग करने की अगर हम बात करें कि कब हुआ था तांबे का प्रयोग, तो सबसे पहले यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व में सबसे पहले तांबे का प्रयोग यहाँ हुआ था। और हाँ, इस काल में ही गेहूं, धान, दाल की खेती ये सब भी लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों ने पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सब का पालना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि वहाँ के जो लोग थे, उनके जो मकान थे वो घास फूस के बने होते थे या फिर मिट्टी के बने होते थे। यानी कि उस जो ये ताम्रपाषाण काल है इसमें घर भी बनने लग गए थे, वो मिट्टी के हो या फिर घास फूस के हो, पर घर बनना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ के जो लोग थे इनका जो जीवन था ये ग्रामीण था। इसके साथ ही हमें यहाँ पे जो चाक निर्मित लाल काले रंग के निर्माण यहाँ पे मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमने देखा कि जो लोग थे वो घर के भीतर ही शवों को, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो दाह संस्कार बोलते हैं, जिसको अंत्येष्टि बोलते हैं, यानी कि जो जलाना दफनाने का जो काम होता है, दफनाने का काम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो उस टाइम पे था ताम्रपाषाण काल, यहाँ उस टाइम में जो लोगों की अगर डेथ हो जाती थी किसी की तो घरों में ही उसे दफनाया जाता था। यहाँ पे जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में पूर्व की ओर हमें जो कुछ मिले हैं अवशेष, उसमें ही हमने देखा कि जो दक्षिण भारत में जो लोग थे उनको किस तरीके से दफनाया गया। तो उनका जो हेड था, यानी कि जो उनका माथा था, जो सिर था, वो पूर्व की ओर था और पश्चिम की ओर उनके पैर होते थे। इसके साथ ही हमने महाराष्ट्र में देखा कि उत्तर की ओर उनके शीश होते थे, यानी हेड होते थे, और दक्षिण की ओर उनका पैर रखा जाता था और इस तरीके से उनको दफनाया जाता था। घरों के भीतर ही उनको दफनाया जाता था। इसके साथ ही 1200 ईसा पूर्व में ताम्रपाषाण काल जिसको बोलते हैं, इन संस्कृति का लोप हो गया, यानी कि ये गायब हो गया। और अगर हम बात करें कि जो ये भारतीय प्रायद्वीप है, तो भारतीय प्रायद्वीप में सबसे पहले सर्वप्रथम जो भारतीय प्रायद्वीप है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े गांव बसाए गए थे वो इसी काल में बसाए गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मालवा है, मालवे से चरखी तकलिया के कुछ अवशेष हमें मिले हैं, तथा महाराष्ट्र से सूत, रेशम के धागे, कायथ में मिले कुछ मनके के हार, ये सब हमें वहां से कुछ अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण काल के ही थे ये। तो इन सब आधारों पे हम ये कह सकते हैं कि जो ताम्रपाषाण के लोग थे वो कताई, बुनाई और जो सुनाई व्यवस्था थे उनसे वो भली भांति परिचित थे। तो ये मैंने आपको बताया आज के वीडियो में कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले उसको अच्छे से देखो, देन ये वाली भी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के साथ, क्योंकि ये वीडियो फिर मैं अगर मैं इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और मैं लॉन्ग नहीं करना चाहती वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।